हाँ भाई, शुरू करते हैं साथियों। बहुत ही प्यारा सवाल है। अब मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं क्योंकि आप लोगों को इधर की तरफ पर वही है कि मैं इधर खड़ा होता हूं साइड में। चलिए, हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। गिफन कर्व, गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है। साथियों, ये क्वेश्चंस, अधिकांश क्वेश्चन इसमें वो हैं जो ऑलरेडी एसएससी में आए हुए हैं, तो आप इनके थ्रू कुछ कंसेप्ट्स आज सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिफन कर्व क्या होता है? अब ठीक है शायद, है ना? बिल्कुल आग लगा दीजिए निखिल झा जी, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है गिफन कर्व और घटिया माल पर विचार करते समय अपना आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल हिना जी, हमने वही किया है, हम क्वेश्चंस के साथ चल रहे हैं और इतना अच्छे से जीके तैयार कर लेंगे कि आपको एकदम दिक्कत ही नहीं आएगी। बहुत अच्छे से आप जल्दी जल्दी शेयर करते जाओ, अपने साथियों को ले आओ। आंसर दो भाई, गिफन कर्व के बारे में सही कथन क्या है? अगर आप जानते हो तो ठीक है। रतन लाल जी, आंसर गलत है आपका। और कोई? नमिता जी, आंसर गलत है। हंस, श्वेतांत, सनी, पूजा भाटी, है ना? तो आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों ने देख करके ही अपना वो सेंस अप्लाई किया है, रीजनिंग अप्लाई की है और उस रीजनिंग के आधार पर सवाल को सॉल्व किया है। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं। गिफन नामक व्यक्ति जो कि एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने वंस अपॉन ए टाइम कहा था कि जो माल जितना घटिया होगा उस घटिया माल की वैल्यू बढ़ती है। ऐसी वस्तुएं जो घटिया होती हैं उनकी भी कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो मांग उनकी बढ़ने लग जाती है। यानी कि गिफन माल जो है वो असल में घटिया वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है। अब इसको ऐसे समझिए, मांग के आधार पर बेसिकली ये वैल्यू नहीं, आंसर नहीं दिया था गिफन ने। गिफन ने कहा था कि यदि कोई वस्तु महंगी है और वो घटिया है तो उसकी मांग स्वतः ही बढ़ने लग जाएगी। अब फिर से समझना इस बात को, और दिमाग में जो भी आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं, मैं कोट नहीं कर सकता क्योंकि हमारी खुद की कंपनी है और ऐसी स्थिति में कोई हमें सू कर दे कि आपने हमारे ब्रांड के बारे में कुछ गलत कहा। लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूं, जिसके दाम अधिक हैं, क्वालिटी रद्दी है, अगर दाम अधिक रहेंगे तो आप खरीदेंगे, लेकिन उसके दाम यदि घट जाएंगे, उसके दाम घट जाएंगे तो उसकी बिक्री भी कम हो जाएगी। तो जिन लोगों के दिमाग में आइडिया आने शुरू हो गए, उन्हें मैं थोड़ी दिशा दे देता हूं। याद करिए, जिन पदार्थों पे सेल मिल रही होती है उन पदार्थों को आप लोग अपनी नजर में घटिया मान के ही लेते हैं। जब भी सेल की दुकान में आप जाते हैं तो सेल वाले आइटम को जब वो कहता है सर ये सेल वाला आइटम है, आप परचेज कर लीजिए, आपको कम दामों में दिखाने की बात कर रहा है, लेकिन आप उसे घटिया मानते हैं। जब वही दाम को, वही सामान को उठा के वो फ्रेश अराइवल में रख देता है तो आपके नजरिए में चूंकि उसका दाम बढ़ चुका है, आपने बस फ्रेश अराइवल शब्द सुन लिया और आपकी नजर में वो अच्छा हो गया। कंपनी वाले कहते हैं कि गिफन वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनको ग्राहक ये समझता है कि महंगी हैं तो अच्छी हैं, यानी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात महंगी और घटिया वस्तुओं को, बेकार वस्तुओं को गिफन वस्तु कहा जाता है। ठीक है ना? हाँ जी, मेरे साथी पूछ रहे हैं पटवारी में आप नहीं पढ़ाते क्या? बिल्कुल पढ़ाते हैं साहब, सब जगह पढ़ाते हैं हम, है ना? तो आप पढ़िए आराम से। चलिए, तो आप लोगों के सामने आंसर हो गया, गिफन माल घटिया माल भी अवश्य होगा, यानी घटिया माल होगा तो गिफन वस्तु होगी। ये दिमाग में आप बिठा लीजिएगा। ठीक है साहब? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत बढ़िया से। निम्नलिखित में से लॉरेंज कर्व क्या बताता है? लॉरेंज कर्व के बारे में बताइए और अपने साथियों से, कई साथी तो आज शायद इसीलिए लेट आएंगे कि सर का सेशन थोड़ा बहुत तो लेट शुरू होगा, है ना? चिंता मत करिए, आप लोगों के साथ जैसा आपके सजेशन होता है मैं वैसा ही क्लास लेके आता हूं। तो आप बताइए लॉरेंज कर्व क्या बताता है साथियों? आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी आंसर दीजिए। दिव्या कुमारी जी, पूजा राठौड़ जी, चिंता मत करिए, मैं सवाल इस क्रम में लेके आया हूं कि मैं थ्योरी साथ साथ पढ़ाऊंगा। आप चिंता मत करिए, बिल्कुल बढ़िया से थ्योरी और क्वेश्चन को मैं यहां कराता हुआ चलूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझे कमेंट में कहा था। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है विष्णु जी का, सोनवाल गौरव, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। ओम प्रकाश गुजर जी सही जवाब, जीनत प्रवीण जी एकदम सही आंसर है आप सभी का। विपिन रावत आपका भी जवाब सही है। द राइट आंसर इज
आय वितरण को बताता है। कौन? लॉरेंज वक्र। अब इसे समझाते हैं लॉरेंज वक्र में क्या था। आप जल्दी जल्दी पहले वीडियो को शेयर करते जाइए, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए। बहुत उपयोगी सेशन है, आपको बहुत सारी बातें बहुत कम समय में सीखने को मिलेंगी। साथियों, लॉरेंज वक्र कहता है कि यदि मतलब किसी जगह पर, किसी देश के अंदर लोगों की आय, आय का मतलब इनकम और पॉपुलेशन, इनकम और पॉपुलेशन, अगर इनके बीच में कर्व देखा जाए तो उस कर्व में यदि इस प्रकार की लाइन प्राप्त हो, इस प्रकार की लाइन का मतलब है इस लाइन का प्रमुख लाइन से 45 डिग्री का एंगल हो। यह तो वक्र की भाषा हो गई, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना सा देख लीजिए। इनका कहना है कि यदि सब कुछ अच्छा हो तो यह वाली लाइन प्राप्त होती है। यह आय वितरण यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने वाला लॉरेंज कर्व है। लेकिन अब मैं आपको इसके अतिरिक्त सरल भाषा में समझाता हूं, उसे समझिए। असल में यह कहना चाहता है कि यदि देश की कुल 10% आबादी, अब ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लॉरेंज वक्र समझाता है हमें। वो क्या समझाता है? मान लीजिएगा हमारे पास 10% आबादी है। 10% आबादी के पास देश का 10% धन हो तो लॉरेंज वक्र में 45 डिग्री वाली लाइन स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। फिर से समझिए, मान लीजिए 20% आबादी है और उस 20% आबादी के पास देश का 20% धन है, यानी जितनी आबादी उतना धन है, तो हमें यह 45 डिग्री वाली लाइन प्राप्त हो जाएगी। और बताता हूं, 50% आबादी के पास देश का 50% धन हो तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति प्राप्त होगी जिसे आदर्श स्थिति कहा जाता है। तो फिर आप कहेंगे सर हमारे देश में तो आदर्श स्थिति दूर दूर तक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या सही माने? तो चलिए हम आपको उस चीज का आंसर देते हैं। साथियों, लॉरेंज कहता है कि देश में जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशन हैं, उनके अंदर क्या दिक्कत है कि लोगों के पास पैसा जिनके पास है उनकी आबादी कम है। तो आप लोग भी जानते हैं कि भारत की कुल 90% जो धन है वो 10% लोगों के पास ही है। अब ध्यान से समझना, 90% धन 10% लोगों के पास है, बाकी 10% में पूरा देश बटा हुआ है। तो लॉरेंज वक्र, यदि ऐसा असमानता आएगी तो लॉरेंज वक्र जो है वो अपनी दिशा बदल लेगा और वो ऐसा दिखाई देगा। तो लॉरेंज वक्र में ये लाइन थोड़ी दब जाएगी और जितनी ज्यादा लाइन दबी होगी ये आय में वितरण में, आय के वितरण में असमानता को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसे समझाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गई होगी कि लॉरेंज वक्र क्या समझाता है। क्लियर हो गया? गिफिन वस्तुएं समझ में आ गई, लॉरेंज वक्र समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी अपने साथियों को भी, हाँ भाई एनटीपीसी के लिए भी क्लास लाएंगे, चिंता मत करिए। आप पहले इसको शेयर करते जाइए, अपने अन्य साथियों को जल्दी जल्दी लाइव लेकर के आइए। ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नया आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? जब अपने आर्थिक सुधार हुए थे, आर्थिक सुधार क्या होते हैं पहले मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए पूछा गया है निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधार का अंग नहीं है, बताएं। बताइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आज सीखने वाले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, मेरे पास क्वेश्चन काफी सारे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम, आप क्वेश्चन के साथ एक बार थ्योरी पढ़िए। मैं मैक्सिमम थ्योरी के साथ वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिनमें कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। जो मेरे साथी कह रहे हैं ये क्लास कंप्लीट एग्जाम के लिए, देखो बेटा मार्च में एग्जाम है ना, उनके लिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आपको कंप्लीट सेशन ज्वाइन करना है तो मेरा जो अनअकैडमी प्लस पर कोर्स आ रखा है उस पर मैं थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ करा रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे कमेंट्स ऐसे प्राप्त हुए थे जिसमें विद्यार्थियों ने कहा था कि आप हमें क्वेश्चन करवाइए सर, है ना? हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जीनत परवीन जी, आपका आंसर भी सही है। सरोज जाट जी, आपका भी आंसर सही है। अशोक रॉयल गुजर, आंसर सही। सीता कुमारी, आंसर सही। द राइट आंसर इज केंद्रीयकरण। अब ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? भारत ने सन 1991 में यानी कि 1991 में जो आर्थिक सुधार शुरू किए थे, आर्थिक सुधार में नाम था एलपीजी। एलपीजी सुधारों को, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, एलपीजी का मतलब है यहां पर लिबरलाइजेशन,
P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। तो भारत में 1991 में जो सुधार हुए थे उसे याद करने का तरीका क्या है? LPG रिफॉर्म आए थे सन 1991 में, ठीक है ना। उसमें केंद्रीयकरण नहीं था। अब ध्यान से समझना, जिनको सेंट्रलाइजेशन नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। साथियों, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे संसाधन किसी एक ही जगह सीमित हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि संसाधन यदि किसी एक जगह ना होकर के बट जाएं, तो यदि आप पढ़ते हैं केंद्रीयकरण, तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने सेंट्रलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन लाने की बात की थी सन 1991 के अंदर, ठीक है ना। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सही, शानदार साथियों। बढ़ते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? निशा दांदिक जी चिंता मत करिए, आप समझिए एक बार। जो मैं देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैं क्वेश्चंस के माध्यम से अब मैं और ज्यादा सटीक तरीके से आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो अपने आप में बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। मेरे कुछ साथियों ने जब कल मुझे सलाह दी थी क्वेश्चन कराने की, तो मैंने इसलिए माना क्योंकि आप लोगों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारी एक साथ इनपुट दे पाऊंगा, ताकि आपका एक बार में बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ भाई, विश्वव्यापी महान मंदी कब आई थी? एकदम सही जवाब आ रहा है शुभम मौर्य जी का। भाई जो 1928 लिख रहे हैं वो गलत है भाई। हाँ, प्रदीप, सचिन, इंद्रप्रीत, हीना, अनीता, सौरभ, अंकित, खालिद, अजय, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, 1929 में। अब ध्यान से समझना, सवाल लिखा हुआ है विश्वव्यापी, यानी कि वर्ल्ड वाइड आई थी। और वर्ल्ड वाइड आई थी तो फिर दिमाग हमारा लगेगा कि वर्ल्ड वाइड आई थी तो क्या इंडिया में नहीं आई थी क्या? नहीं सर जी, ये विश्व के अंदर भी अगर बात की जाए तो प्रमुख रूप से ये अमेरिका में आई थी। अमेरिका में आई थी तो पूरा विश्व प्रभावित हो गया था, यह थी आर्थिक मंदी। अब क्यों आई थी, एक बार के लिए सरल भाषा में समझ लो। आप लोग है ना, इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ लिखते चलो बेटा। मैं ये पूरा की पूरा कंटेंट, मेरा जो ग्रुप है जीके बाई अंकित अवस्थी सर, जो कि टेलीग्राम पर है, और हमारा वाईफाई स्टडी का जो एप्लीकेशन है, उन दोनों में आपको मेरा लिखा हुआ तो एज इट इज मिल जाएगा। तो क्वेश्चन तो लिखो मत, लेकिन जो मैं टाइटल पढ़ाता हूं, बोलते बोलते जो बातें चला जाता हूं, उन्हें नोट कर लेना यदि जरूरी लगे तो। क्या हुआ साथियों, पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो वर्ल्ड वॉर होने के पश्चात 1914 से 19 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, तो उस समय लोगों के अंदर औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जबरदस्त भूख जगी। यानी लोगों को लगा कि अब अगर युद्ध हो गया तो हमारे पास संसाधन होने चाहिए। तो अमेरिका के अंदर उन दिनों, यानी यूएसए के अंदर उन दिनों रिसर्च जबरदस्त तरीके से चलने लगी। रिसर्च चलने लगी तो क्या हुआ, लोगों ने खेती में सुधार किए, कृषि में सुधार किए, एग्रीकल्चर में, और इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी सुधार हुआ। अब एक बात बताओ साथियों, अगर एक बार के लिए अपन सोच के देखें तो गांधी जी वाला जो चरखा था, जिस तरह से चरखा काट के एक कपड़ा बनता था, तो उसको बनाने में कम से कम अगर वो शिद्दत से भी बनाए तो 7 दिन लगेंगे। लेकिन वही मशीन में अगर बनने लग जाए, स्पिनिंग जेनी में बनने लग जाए, तो वो एक दिन में ही 7-7 कपड़े बना देगी। तो दो बातें समझिए, जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पदार्थों का उत्पादन बढ़ गया, कपड़े बढ़ने लग गए, चीजें ज्यादा बनने लग गई। उससे क्या हुआ, तो इकोनॉमिक्स में साथियों चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई। क्या होती है, डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सप्लाई तो ज्यादा हो गई और डिमांड कम हो गई, यानी कि लोग नहीं चाहते लेकिन पदार्थ बन बन के चले आ रहे हैं। तो भैया स्टॉक सड़ने लग गए, क्योंकि लोगों ने एकत्रित कर लिए, स्टॉक सड़ने लग गए। और उन स्टॉक में जिनने पैसा लगाया था, वो पैसा खुद की जेब से तो लगाया नहीं था, बैंक से लगाया था। तो भाई साहब, स्टॉक वालों का स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा, तो बैंक ने जो लोन दिया था वो लोन की वसूली नहीं हो रही, और जब लोन की वसूली नहीं हो रही तो बैंक ने लोन देना बंद कर दिया। और प्रभु, अगर बैंक लोन देना बंद कर देगी तो बैंक खाएगी क्या? भैया, हम लोग अगर बैंक की बात करें, आज भी जिस बैंक में आप जाते हैं, असल में बैंक की इनकम है क्या? हम जो पैसा रखते हैं उस पे तो वो ब्याज देती है, तो वो उसकी कमाई थोड़ी है। असल में बैंक की कमाई तो वो जो लोन देती है ना लोगों को, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से बैंक चलती है। तो भाई साहब, स्टॉक के पैसे वसूल नहीं होने लगे और बैंक वालों ने लोन देना बंद कर दिया। और जब बैंक वालों ने लोन देना बंद कर दिया तो बैंक तो बंद होनी ही थी। बैंक जैसे ही बंद हुई, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि साहब आर्थिक मंदी आ गई, क्योंकि बैंक ने लोन देना बंद किया, स्टॉक अटक गए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि मांग और पूर्ति की वजह से यह किस प्रकार से आया था, ठीक है ना।
4:30 पर जो टेस्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, वो इसी चैनल पर 4:30 बजे जो होता है आपके लिए, जो सुबह मैं क्लास पढ़ाता हूं उन्हीं चीजों का। आज 11 नवंबर और 12 नवंबर का जो मेरा पढ़ाया हुआ करंट अफेयर है उसका टेस्ट है शाम 4:30 बजे, जो मेरे कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। आप में से कुछ साथी ऐसे हैं जो मुझे इस चैनल पर, क्योंकि ये वाला जो टाइम स्लॉट है, इस टाइम स्लॉट पर पहली बार मिले हैं, तो उनके अंदर मुझे लेकर के अभी तमाम विचार हैं। चिंता मत करिए, कभी पधारिए हमारे बैच में तो आपको अंदाजा लगेगा कि हम कौन हैं। सुबह 7 से 8 आपका स्वागत है। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भुगतान संतुलन को अगर ठीक करना है, यानी कि पेमेंट के अंदर अगर क्राइसिस है उसे ठीक करना है, तो कैसे किया जा सकता है? बताएं सर। इंडियाज बैलेंस पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे करा जा सकता है? आंसर दीजिए। अरे विराट जी पढ़ाएंगे, पटवारी भी पढ़ाएंगे भाई साहब, चिंता मत करिए। अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही है। पहले आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। शशिकांत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर होगा क्या कि अगर मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को फिर बहुत सारे टाइटल कवर नहीं करा पाऊंगा। एक बार आज पढ़िए, फिर मुझे बताना आपको पढ़ के कैसा लगा, क्वेश्चंस के साथ आपको थ्योरी जान के कैसा लगा। एकदम सही जवाब आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों ने जो मुझे जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, शाबाश। मोनू, मनीत, राखी, सुनील, पूजा, गौरव, राशि, शनि कुमार, अभिषेक, वाह बहुत बढ़िया साथियों। द राइट आंसर इज ऑल दी अबव। जो ऊपर लिखे हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं। अब समझाते हैं क्या है गणित। साथियों पेमेंट जो है ना, मतलब इसको शब्द को क्या कहा गया है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये क्या होता है, सुनिए ध्यान से साथियों। यदि किसी देश में आयात अधिक होंगे और निर्यात कम होंगे, अब ये क्या है? अरे भैया इंपोर्ट अधिक होगा। चलो छोड़ो, देश की छोड़ो, अपन अपने घर की लेते हैं। सोच के देखो, अपन अपने घर में सामान ज्यादा खरीद के लाएंगे और अपन जिस दुकान को, अपन घर को अगर एक दुकान समझें, हम सामान ज्यादा खरीद के लाएं और हमारे पास बिके नहीं सामान, तो हमारे पास स्वतः ही कर्जा चढ़ जाएगा ना भाई। क्योंकि एक बात सोच के देखो कि अपन ने अपने घर में एक दुकान खोल रखी है ना, उस दुकान पे आप मार्केट से तो बहुत सारा सामान खरीद लाए, लेकिन बिका नहीं आपका सामान। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो बाजार से जब आप सामान लेके आए थे तो आपने इंपोर्ट किया था ना, तो आपने तो पैसा तो दे के आ चुके हो ऑलरेडी। आपके पास ग्राहकों को बेचने से जो पैसा मिलने वाला है वो मिला नहीं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? आपके पास कैश की दिक्कत आ गई, आपका जो नगद है वो खत्म हो गया, क्योंकि वो तो सामान में आ चुका। आपका नगद तो तब आएगा जब आपका सामान बिकेगा। यही देश के साथ होता है। विश्व के लिए भारत एक बाजार है और इस बाजार में यदि कोई सामान बेचने ज्यादा आएगा और भारत खुद का सामान नहीं बेच पाएगा, तो ऐसी स्थिति में भुगतान का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस पेमेंट जो है उसको गिरना जो है ये आपके सामने है। अब एक एक करके यहां पर जो टर्म है वो आने वाले क्वेश्चंस में समझा दूंगा, एक एक करके सारी चीजें आने वाली हैं। करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है, पहले मैं इसको सरल भाषा में समझा दूं, देखिए आसानी से। क्या होता है ना प्यारे साथियों, अगर मान लो कि आपके यहां पर, मैं इसको सरल भाषा में समझाता हूं, कंसेप्ट अपने आप सवाल के साथ क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिएगा हमारे शहर में पानी की जो बोतल है वो 10 रुपए की मिलती है, एक बार उदाहरण ले लेते हैं, और अमेरिका में पानी की बोतल 70 रुपए की यानी कि $1 की मिलती है। अब कोई अमेरिका से $1 लेके भारत चला आए, तो भाई साहब हमारे यहां पर $1 की कीमत है 70 रुपए, तो उसको $1 में यहां से 7 बोतलें मिल जाएंगी। अब वो महाशय क्या करें? वो यहां से उठाएं अपना माल, अपने यहां से 10 बोतल पानी की उठाएं और अमेरिका चले जाएं। तो भाई साहब इसका मतलब यह हुआ कि वहां तो $1 की बिक रही है बोतल, तो यहां से 7 बोतल लेके चले गए, $7 उन्होंने कमा लिए। तो भाई साहब क्या हुआ? मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब है करेंसी का डिवैल्यूएशन। हमारे यहां डॉलर के मुकाबले रुपया अगर कमजोर है तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों आपका माल ज्यादा जाएगा, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस प्रकार से आपको यह कंसेप्ट समझना है। मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं, फिर चलते हैं। अरे भैया नाराज नहीं है किसी से, ये जिया उल हक जी, थोड़ा नाम टफ था इसलिए नाम नहीं ले पा रहा था भाई साहब, जिया उल हक। हाँ भाई मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूं, आप मेरे साथी हो, हम सब मिलके ही तो इस बैच को बनाते हैं। आगे चलिए, अब इस बात को फिर मैंने इसी तरह से पूछा है, जो कंसेप्ट समझाया ना उसे देखो बेटा। द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रिजल्ट इन, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है। अगर डिवैल्यूएट हो गई मुद्रा, तो आपने समझ ली ना अभी, यानी कि वैल्यू जो है उसकी घट गई, तो उसका आंसर दीजिए। हाँ निखिल झा जी, आपको इंटरेस्ट आने लग गया है, बहुत बढ़िया। स्टैटिक आपको अच्छा लगने लग गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है।
बद्री गोचर जी कह रहे हैं कि आप YouTube के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बिल्कुल साथियों, आपका साथ रहा तो हम लोग सफलता भी पाएंगे, रिकॉर्ड ही नहीं, एक दिन सफल भी होंगे और फिर पार्टी भी करेंगे। जल्दी बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर दीजिए। हाँ देखिए, इंद्रप्रीत सिंह जी ने कह दिया है आज का तरीका बहुत बढ़िया है। आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। सुशील कुमार जी, कुछ लोगों के आंसर गलती से, हाँ बादल सिंह जी, शिवा, नरसिंह, प्रेम, भगत, मोनू, एकदम सही। शिवा, प्रेम, प्रतीश, प्रेम भोई, सबका आंसर सही है। यही लाइन तो मैंने बोली है, निर्यात बढ़ जाएंगे और भुगतान संतुलन में सुधार होगा। भुगतान संतुलन में सुधार कैसे होगा? हमारे पास डॉलर चला आएगा। क्लियर है ना? तो डॉलर हमारे पास आ गया, माल हमारे पास से बिक गया, हम यही तो चाहते हैं। तो हमारा सामान बिके साहब, हमारा बाजार है, इसमें सामान बिके, यही हमारा आंसर था। अब बताइए साहब, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर है? जल्दी से वीडियो शेयर करते जाइए, अपने अन्य साथियों को भी फटाफट बुला के लाइए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा जल्दी चलिए, समय कम है थोड़ा। आज मैंने बहुत सारे कंसेप्ट समझाए हैं। एक्चुअली मैंने ये मॉडल इसलिए अपनाया ताकि आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं। प्रेम भोई जी, मैं वहां पर पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी प्लस पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, पूजा मौर्य जी, एकदम सही आंसर आया है आपका। अमरप्रीत जी का भी आंसर सही है। सूरज गैलरी जी, आपका भी आंसर सही है। विष्णु प्रसाद जी, आपका भी आंसर सही है। धन टैक्स यानी कि वेल्थ टैक्स। अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है, एक बार में समझ लीजिए, है ना। प्रत्यक्ष कर क्या होता है साथियों? टैक्सेशन दो तरह के होते हैं, सरल भाषा में समझिए। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसका मतलब क्या है भाई? जिस पर लगे उसी को चोट लगे। फिर से समझना, जिस पर लगे मतलब क्या हुआ? अगर टैक्स मुझ पर लगा तो मेरी ही पॉकेट पे मार पड़े तो वो है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? लगा मुझ पर लेकिन मैंने उसका प्रभाव किसी और पर डाल दिया। अब कहियो कि ये बात समझ नहीं आई, अब समझाता हूं। मान लो भाई साहब, इनकम टैक्स की बात की जाती है, इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, इनकी बात की जाती है। मान लीजिए साहब, मैंने खूब पैसा कमाया। अब पैसा कमा लिया तो उस पैसे के ऊपर सरकार ने कहा कि अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर, 10 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं तो 30% आपकी आमदनी का हमें चाहिए। तो साहब हमारा टैक्स कट गया। तो ऐसी स्थिति में यदि टैक्स कट गया तो वो, अब 1 करोड़ से ऊपर कमाते हो तो बोले 40% हमें चाहिए। तो एक चीज सोच के देखो कि यदि सरकार इस प्रकार से आपकी कमाई में से पैसा ले रही है तो दुख भी आप ही को हुआ। तो ये तो हुआ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। जिनको दर्द हो वो तो डायरेक्ट टैक्स। अब बोले सर फिर दूसरा टैक्स क्या होता है? दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स। अब ये क्या है साथियों? स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, आप जब मूवी देखने जाते हो ना तो उस मूवी के ऊपर राज्य सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स। आप देखते नहीं हो क्या? कई बार अपन एडवर्टाइज में देखते हैं कि भाई फलाने राज्य ने इस मूवी के ऊपर से टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री कर दिया मतलब राज्य ने पैसा हटा दिया। असल में होता क्या है, उस पर जो टैक्स लगाना टिकट पे, वो आपकी जेब पर पड़ा। उस टैक्स को भर कौन रहा है? मूवी थिएटर वाला भर रहा है। यानी कि टैक्स को भरने वाला तो वो हो गया, और लेकिन कर क्या रहे हैं? वो टैक्स ले हमसे रहा है, उसने टिकट महंगे कर दिए। समझना फिर से, मूवी थिएटर वाले के ऊपर तो टैक्स सरकार ने पा लिया कि भाई टैक्स चाहिए मुझे, आपसे मनोरंजन कर लग रहा है। तो मूवी थिएटर वाला कह रहा है मेरे ऊपर तो टैक्स लग गया, जबकि उसके ऊपर थोड़ी लगा है, उसने तो टिकट की रेट बढ़ा दी। टिकट की रेट बढ़ाई तो वो टिकट की रेट आपको देनी पड़ गई, तो आपके ऊपर, आपकी जेब पे पड़ा। तो जिस पर लगता है उस पर दर्द नहीं हुआ, किसी और को हुआ, यानी हमको हुआ, टिकट महंगे पड़ गए। क्लियर है ना? तो यहां पर हो गया वेल्थ टैक्स। तो इस प्रकार से आप सरल तरीके से सवाल के साथ कंसेप्ट सीखते जाइए, आनंद ही आना है। हाँ भाई, पुलिस का भी लेकर के आने वाले हैं, जल्दी से आप लोग बस फटाफट लेते जाइए और सब्सक्रिप्शन परचेज करते जाइए। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? बिल्कुल सुप्रिया नेहा जी, एकदम सही। बताइए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? काली मिर्ची खा लें, अभी ठीक है, आधा घंटे की क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ रणवीर सिंह जी, खाएंगे, आगे से खाएंगे, चिंता मत करिए। 6:30 वाली क्लास हम लोग पटवारी के लिए टारगेट कर रहे हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट टैक्स जो पूछा गया है, कौन सा सर जो है वो मतलब वो नहीं लगाती, केंद्र सरकार नहीं लगाती?
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है खेमराज राजपूत जी, आपका जवाब एकदम सही है। व्यवसायिक टैक्स जो होता है ना, ये केंद्र सरकार नहीं लगाती। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है यह राज्य सरकार लगाती है। स्टैटिक रेखा है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी जो टैक्स हैं वो कौन लगाती है? केंद्र सरकार लगाती है। चलिए, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व कहां से आता है? यानी कि भारत सरकार की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू काय से प्राप्त होता है? डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स से? चलिए कॉल लीजिए और आंसर दीजिए, बताइए क्या। मुकेश बसीरा जी, आपको पसंद आया, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस मॉडल में मैंने आपको आज कंसेप्ट बहुत सारे सिखाने का प्रयास किया है। चिंता मत करिए, हम आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा उसके लिए मैं हर दिन आपके कमेंट्स, आपके सुझाव पढ़ता रहता हूं और उन सुझावों से जो आपके लिए बेस्ट होगा वो करने का प्रयास करता रहता हूं। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आप लोगों से, हाँ, भारत सरकार का सबसे अधिक, बिल्कुल सही। अंजलि कुमार, आनंदिता, बिल्कुल सही साथियों। पूजम, निखिल झा, सुनील, सुचिता, एकदम सही जवाब है साथियों। सबसे ज्यादा भारत सरकार को जो प्राप्त होता है धन, वो डायरेक्ट टैक्स से ही प्राप्त होता है। ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन और बोरोइंग। इन काम को करने के लिए जो पॉलिसी सरकार लेके आती है, उस पॉलिसी को हम किस नाम से जानते हैं? यह बता दो, हम इसके बाद आपको आजाद कर देंगे। आज मैंने आपको कम से कम 10 सवालों में 10 तरह के कंसेप्ट सिखाए हैं। हाँ जी, बताएं, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10, समय जल्दी से निकला जा रहा है। मैं राइट टाइम आ गया था, लेकिन फिर भी मेरे टेक्निकल टीम मुझे घड़ी दिखा रही है। आंसर दीजिए। एकदम सही जवाब आ रहा है नंद किशोर जांगीर जी, आपका भी आंसर सही है। प्रीति, अवनिका, करण, पुनीत, एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। सीए, ये नाम बहुत भारी था भाई साहब, निकल गया। चलिए साथियों, तो द राइट आंसर इज फिस्कल पॉलिसी। देखिए साथियों, भारत सरकार दो तरह की, मतलब इकोनॉमी के केस में दो तरह की पॉलिसी लेके आती है। एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना, ये लेके आती है आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो केंद्र सरकार लेके आती है, ठीक है ना। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर केंद्र सरकार करती क्या है? कितने तरह के टैक्स लगाने हैं, कौन सा टैक्स माफ करना है। आप लोग देखते नहीं है आजकल जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के अंदर वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, वो टैक्सेशन पे प्लान कर रहे हैं। यानी कि केंद्र सरकार जो है वो फिस्कल पॉलिसी लेकर के आती है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है। फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर, जैसे अब मान लीजिए कि हमारे, जैसे मैंने आज सुबह की क्लास में पढ़ाया था कि भाई टनल बन रही है, अटल टनल की घोषणा हो रही है आज, है ना। तो उस टनल में पैसा जो लग रहा है वो सरकार का ही तो खर्च हो रहा है। तो जो सरकार का पैसा है, उस पैसे की बजट के अंदर अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो फिस्कल पॉलिसी में आ गया। एक्सपेंडिचर के अलावा टैक्सेशन, किस वस्तु पर क्या टैक्स लगेगा। नंबर 3 बोरोइंग, यानी कहीं से उधार लेना है। तो भाई साहब आपको मालूम होगा, आज मैंने पढ़ाया था अटल भूजल योजना, उसके अंदर कौन सी सरकार से, हमने वर्ल्ड बैंक से कितना रुपया लिया है? 3000 करोड़ रुपया। 3000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार लगा रही है। तो ये जो बातें हुई है, किस बात के ऊपर शामिल हो गई, समझ में आ गया आप सभी को? फिस्कल पॉलिसी के अंदर इन सब तरह की बातों को किया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, आप सभी इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और मैं आप लोगों के लिए बेहतरी में जो भी संभव है उन चीजों को लाता रहूंगा। सुशील कुमार जी, मुझे जुड़िए आप। जीके बाई अंकित अवस्थी सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस के साथ आपको बहुत सारे एक ही बार में, जैसे मैंने अभी नोटिस किया कि आज मैंने आपको बहुत बड़े बड़े मेजर पोर्शन कवर कराए हैं, जो कि आप लोगों के अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड लाएंगे। आप चिंता मत करिए, हम कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है ना। फिर मुलाकात होती है आप सभी से, धन्यवाद।